हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स लेक्चर। हम चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके पहले हमने दो इसके वीडियो देख लिए। होप सो आपने उस दोनों वीडियो से गो थ्रू किया होगा बहुत अच्छे तरीके से, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड टुडेस वीडियो विच इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पे हम न्यूमेरिकल पर्पज से बात करेंगे, हम एप्लीकेशन से बात करेंगे, हम एनर्जी से डील करने वाले हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे कि हमने देखा है कि जो पहले की कुछ वीडियोस है जिसमें हमने दो चीजें कवर की है। पहले तो वर्क, फॉर्मूलाज, डेरिवेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क। उसके बाद कुछ पावर के बारे में हमने स्टडी किया। उसके आज हमारा जो स्टडी रहेगा वो एनर्जी कन्वर्जन के बारे में स्टडी रहेगा। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन के स्टडी के पहले हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल समझेंगे। आपने देखा होगा कि जो सेकंड वीडियो था, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया है, ठीक है, इसके पहले जो वीडियो हमने गो थ्रू किया है वो लास्ट सेक्शन में वहां पे कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब यहाँ पे हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं। अब एक्चुअली हमारी क्या, हम किस लेवल पे, हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें। दिस चैप्टर इज मेनली डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट, दैट इज यू कैन से न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ओके, नाउ excuse, let us start this today's section. Today our very first numerical, it is a level up question. Let me show you the question. This is a level up question. As you have seen in the previous class, in the last class we have seen the level up question in which we have calculated some like सबसे पहला न्यूमेरिकल था सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला। उसके बाद हमने एंगल को इंट्रोड्यूस किया। आपने देखा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा जो फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इसका एप्लीकेशन सीखा, किस तरीके से हम कॉस थीटा का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं फॉर्मूले में। उसके बाद हमने देखा कि इसमें और वेरिएशन, कॉस थीटा में जो वेरिएशन आता है वो किस तरीके से वेरिएशन आता है, वो एक न्यूमेरिकल हमने चेक किया। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये कंप्लीटली हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, ये होता है आपका एग्जाम लेवल क्वेश्चन, आप इसे कह सकते हो एग्जाम लेवल क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ये आपका एग्जाम लेवल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझेंगे और उसी तरीके से हम उसे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है हमसे। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन is required to pull up a body of mass 2 kg through a distance 5 meter along the inclined plane, making it an angle of 30 degree with a horizontal as shown. Okay, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इन्होंने कहा है थेरोटिकली तो कंप्लीटली डायग्रामेटिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। A force of 15 Newton, a force of 15 Newton is applied. You can see over here, force of 15 Newton is applied to pull this object from, let us consider, we can say from point A to point B, from point A to point B। इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करने के लिए आपको जो फोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज 15 न्यूटन। और क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 2 kg, force is of 15 Newton, and साथ ही they are saying that distance covered by this object is 5 meter with an angle of 30 degree. So these are the given part which I have highlighted with a green marker. Okay, this is the given in the diagrammatical. This distance is 5 meter, angle is 30 degree, and force is 15 Newton. Okay, now let us start with the numerical. Today's numerical, that is, first I will write given. In given, mass is given as 2 kg, force is given as 15 Newton, and theta is given as 30 degree. Also you are clear with the yesterday I have told you that the value of sine and cos theta, in which we have seen different angles, is 30, 40, 44, sorry, 0, 30, 45 and 60 and 90. Also you are clear with the last class. आपको लास्ट क्लास देखना जरूरी है, लास्ट क्लास देखना जरूरी है, वरना आपको समझ में नहीं आएगी कि आज की क्लास। ठीक है, तो चीज का ध्यान देना है। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल को समझते हैं। सबसे पहला क्या कह रहे हैं, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, क्या कह रहे हैं, वर्क डन बाय द फोर्स in pulling the body. You have to calculate the work done. The first, this is to find section. This is to find. I'm not writing again and again. This is to find. Now let us see the solution section. So solution will be, first I have to find work done. What is the formula for work done? Work done equals to force into displacement. Force into displacement होता है work done. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. फोर्स कितना है, what is the value of force, that is 15 Newton. What is the displacement of 5 Newton? So this will be 15 into 5 will be 75 Joule. First answer is ready, very simple. Work done equals to force into displacement. है ना, चीजें क्लियर है यहाँ तक? ओके. सेकंड क्या करें, वर्क डन, सॉरी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी. व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन द बॉडी? फोर्स के बारे में कह रहे हैं. ठीक है, सेकंड सेक्शन हमें फाइंड करना है फोर्स. सेकंड हमें फाइंड करना है फोर्स. फोर्स का वैल्यू क्या होता है? दे आर आस्किंग अबाउट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी. इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट बी, सॉरी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे प्लेस्ड है, ब्लू कलर का आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कह रहे हैं इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया, ग्रेविटी फोर्स. ग्रेविटी फोर्स अप्लाई, ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू फाइंड कीजिए. हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू वेट. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जो इसका जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट रहेगा वही रहेगा उसका फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज द फोर्स, हाउ कैन यू कैन कैलकुलेट द फोर्स? फोर्स इक्वल्स टू m into g. This is the value of m. M is given as, m कितने given है, 2 kg. Mass is 2 kg. And acceleration due to gravity we have to use 9.8. We have to use 9.8. They have given the value to use that 9.8. So this will be 9.8. 19 point, this will be 19.6. Unit will be Newton. So second quantity is also calculated. Very easy. Work done and force. Now you have, तब ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है. Now you have to calculate work done against the force due to gravity. यहाँ पे बात हो रही है कि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है अगेंस्ट द फोर्स. ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट में आपने कितना वर्क किया, आपको वो चीज कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए. अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए. डायग्राम आप बना लीजिए अपने नोटबुक में, सो दैट आपको ध्यान रहेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है. ठीक है, डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम आपके आंखों के सामने होना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे. तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, वर्क डन कैलकुलेट करना था अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो थर्ड पार्ट. सो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या रहेगा, वर्क डन, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, डिस्टेंस नहीं होता, ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बनाता हूँ तो रफ डायग्राम कुछ इस तरीके से, चलो इसी पे जाते हैं, ये देख सकते हो. अब मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, पर जो इंक्लाइंड पोजीशन है ये तो हमारा डिस्टेंस नहीं हो सकता है. तो इस केस में हमने क्या कर दिया, इस केस में हमने एक डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एट पॉइंट सी. मतलब हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉइंट बी से पॉइंट सी तक. चीजें क्लियर है. तो इस केस में हमारे लिए डिस्टेंस क्या, अगेंस्ट द ग्रेविटी. मतलब क्या, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी ये होता है इन वर्टिकल डायरेक्शन. सो व्हाट इज आवर डिस्टेंस, इन दिस केस डिस्टेंस इज बीसी. डिस्टेंस इज बीसी. ठीक है, ये समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस कैसे बीसी आया. तो यहाँ पे अब हम पुट कर सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, फोर्स वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी. फिर से ध्यान दीजिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब क्या होगा, दिस इज द फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है, मतलब क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू जी. एम इंटू जी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, एम इंटू जी की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर ली, दैट इज 19.6. ये फोर्स यूज करना है, ना कि 15 न्यूटन, बिकॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी कह रहे हैं. और अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया, ये है फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी. दिस द फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी. या फिर आप कह सकते इसे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है,
आप ये फोर्स यूज ना कर लीजिए, गलत हो जाएगा ये। अगर आप 15 न्यूटन के साथ वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आएगा आपका। क्वेश्चन को समझना है। फर्स्ट सेकंड केस में देखो, सेकंड और थर्ड में क्या प्रॉब्लम है। सेकंड में पूछा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बताइए, तो फोर्स फाइंड कर लिए। फर्स्ट में वर्क डन बताइए, सिंपल वर्क डन पूछा है फॉर पुलिंग द ऑब्जेक्ट। पर थर्ड केस में यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया स्पेशली फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्सक्यूज डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, और अगेंस्ट द मतलब ग्रेविटी करना, तो आपको किसके बारे में, वेट के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। वेट के अगेंस्ट में जाने के लिए आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाला है, ठीक है, यहाँ पे जो अप्लाई होगा दिस विल बी कंप्लीटली योर साइन एंगल। ये रहेगा साइन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आपको साइन ऑफ 30 डिग्री क्यों निकालना है ये समझते हैं। ठीक है, साइन 30 क्या होगा, साइन क्या होता है, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है, साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। अब साइन एंगल क्यों लगाया सर यहाँ पे, एक समझते चीजें। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। पर हमें वैल्यू किस बात के लिए चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए बीसी की वैल्यू, और एंगल का है 30 डिग्री यहाँ पे। तो इसका ये साइड कैसा है, दिस इज अपोजिट साइड, दिस इज अपोजिट साइड, इसलिए यहाँ पे हमें अपो साइन एंगल का यूज करना पड़ा है। बच्चों समझ में आया साइन एंगल क्यों यूज किया है। साइन एंगल हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हमें अपोजिट जो बीसी है, बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इस सेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। बीसी अगर हमें पता चल जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा फॉर द नेक्स्ट पार्ट, मतलब इस सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, साइन एंगल। साइन एंगल क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू, याद रखना है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इन आवर डायग्राम अपोजिट इज बीसी और हाइपोटेनियस इज ए बी। तो इस केस में क्या होगा, फोर्स दैट इज एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया, यहाँ पे ध्यान दे दो, बीसी, डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया बीसी। तो बीसी क्या हो जाएगा, बीसी की वैल्यू हमें चाहिए, बीसी की वैल्यू कैसे आएगी, सो बीसी यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू बीसी अपॉन ए सी, एंड साइन इज साइन 30 इक्वल्स टू बीसी अपॉन ए सी, BC upon AC. So the value of BC equals to sin theta, that is sin 30 into AC. You know that? Okay. So sin 30 मतलब कितना होगा? What is the value of sin 30? Sin 30 is 1 by root 2. Sorry, sin 30 is half into AC. What is the value of AC? Value of AC, what is the value of AC? You can see the diagram. AC का वैल्यू आपको दिया ही नहीं है, AC का वैल्यू दिया है, सॉरी हाइपोटेनियस है ना, ये ए बी हो जाएगा। सॉरी बच्चों पे ध्यान दीजिए, थोड़ा करेक्शन है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमारा ए बी है। यहाँ पे हम देखो डायग्राम में गड़बड़ होगी, हमारा हाइपोटेनियस क्या है, दिस इज आवर हाइपोटेनियस ना, ए बी हाइपोटेनियस मिल जाएगा। सॉरी, इंक्लाइड सरफेस हाइपोटेनियस होता है, थोड़ा 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये ए बी हो जाएगा, दिस विल बी योर ए बी, दिस विल बी योर ए बी, दिस विल बी योर ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना दिया मैंने, 5। इसे कैंसिल आउट करूंगा तो हो जाएगा 2.5। सो BC का वैल्यू क्या हो गया, BC इक्वल्स टू 2.5 मीटर। चीजें क्लियर, BC इक्वल्स टू 2.5 मीटर। जब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में पुट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट सर BC है, और BC का वैल्यू क्या निकाला हमने, BC का वैल्यू निकाला है फोर्स वाज 19.6, BC इज 2.5। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49 जूल। वर्क डन इक्वल्स टू 49 जूल। ठीक है, यहाँ पे आप रफ वर्क कर रहे हो, रफ वर्क बनाते हैं। रफ वर्क क्या है, 19.6 इंटू 2.5 प्लस 6 30, 0 3 कैरी, 9 प्लस 45, 48, 8 4 कैरी 25, यहाँ पे 9 बन जाएगा, 6 2 12, 18 1 19, 1 यहाँ पे 2 2 3, 0 0 1 18 19 9, 1 कैरी यहाँ पे 4, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट्स 1 2 49। तो ये आ गया हमारा आंसर 49 न्यूटन। समझ में आ गया कैसे हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था कि कैसे हमने BC की वैल्यू निकाले।
यहाँ पे BC क्यों लिया है? फर्स्ट केस में जब हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था यहाँ पे सर सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया हमने। जब फर्स्ट केस में हमने सॉल्व किया तो सर W इक्वल्स टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी कहा ही नहीं था, इन्होंने सिर्फ वर्क डन पूछा था फॉर द पुलिंग। क्या पूछा था? इन पुलिंग द बॉडी, और ऑब्जेक्ट तो इंक्लाइन फोर्स में आ रहा है तो आपको डिस्टेंस भी कैसा लेना पड़ेगा? इंक्लाइन। पुलिंग के लिए किया ना। तो जब थर्ड क्वेश्चन के लिए उन्होंने पूछा, जब थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि भाई बताइए वर्क डन तो बताइए पर अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बताइए। तो पता है कि ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली ग्रेविटी डाउनवर्ड लगता है, तो हमें जो फोर्स कैलकुलेट करना है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही करना है कि वर्क डन अपने अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको जो वर्क डन रहेगा वो कैसे रहेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब आपको अपवर्ड डायरेक्शन, तो डिस्टेंस भी कैसे लेना पड़ेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। इसलिए हमने बी और सी का यहाँ पे ड्रॉप आउट किया है, ड्रॉप किया है बी सी को, ठीक है, बीसी को ड्रॉप किया है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर से आपको साइन 30 बीसी की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने साइन 30 का एंगल यूज किया है, ना कि कॉस 30 यूज किया है। और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट बन गया। तो हमने बीसी का वैल्यू निकाल लिया बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस पार्ट को आप 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिए, ठीक है, 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिए इस पार्ट को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है, ठीक है। दिस इज कम्प्लीटली रफ वर्क। इसे हम रफ कर देते, रफ वर्क को रफ कर देते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा था? फोर्थ क्या चीजें पूछी थी? अकाउंट फॉर डिफरेंस इन आंसर 3-1, सॉरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 कितना है? पार्ट 1 इज to come 75 and part 3 is 49. So the difference, that is the fourth part will be work done, it is difference, that is, let me हो जाएगा पार्ट 1 के लिए माइनस पार्ट 3, which will be 75 minus 49, which will be equals to 5 6 26 जूल। वर्क डन है तो 26 जूल। चीजें क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किस तरीके से न्यूमेरिकल अप्रोच किया हमने? चलो ओके, इसको 2 से 3 बार रिवाइज करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा है न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें सभी तरीके की आपका अप्रोच मिल जाएगा, सभी तरीके का एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में तो खास करके बात देना कि यहाँ पे हमने साइन 30 यूज कैसे किया है। हमने साइन 30 यूज क्यों किया है, फिर से रिपीट करें। हमें वैल्यू चाहिए थी बीसी की वैल्यू, हमें वैल्यू क्या चाहिए थी? बीसी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें वैल्यू चाहिए बीसी। यहाँ पे हमने साइन 30, सर साइन का एंगल क्यों यूज किया है, कॉस क्यों नहीं? बिकॉज वी वांट द वैल्यू फॉर बीसी। बीसी के लिए आपका एंगल ये गया था, और ये एंगल की अपोजिट साइड है, ये दिस इज अपोजिट साइड, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट मतलब एंगल के जस्ट साइड में, और ये हो गया अपोजिट। तो ऐसा आपको साइन, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना था जिसमें आपको अपोजिट और हाइपोटेनियस गिवन हो। ये तो साइन में होता है। साइन क्या होता है? साइन अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, इसलिए यहाँ पे हमने साइन 30 यूज किया, साइन एंगल। कॉस क्या? कॉस यूज से क्या होता है? कॉस एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है? तो कॉस कैसे बन जाता है? कॉस विल बी AC अपॉन AB बन जाता है, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। AC की तो हमें जरूरत ही नहीं थी, हमें वर्टिकल डिस्टेंस की जरूरत थी, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए BC, ठीक है। फिर से हम कह रहे हैं इस न्यूमेरिकल को फिर से आप बैक फॉरवर्ड करके आराम से देखिए, 2 से 3 बार आपको समझ में आ जाएगी चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब आता है कुछ एनर्जी सेक्शन पे, दैट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमें पता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, 2 तरीके की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है समझते हैं। द एनर्जी possessed by a body, important word, at rest due to its position or size and shape is called as potential energy. What is the formula for potential energy? Potential energy mgh. तो पोटेंशियल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब कितनी ज्यादा हाइट पे रखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये है अगर लेवल, दिस इज स्टोन A, दिस इज स्टोन B ऑफ सेम मास, height h1 and height h2. In this case, you can see h2 is greater than h1, so potential energy in 2 will be greater than potential energy 1. Irrespective of all the data is same. That is m, value of m is same. If this is ma equals to mb, ठीक है, इतना चीजें ध्यान रखना है, ओके।
चलो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इस तरीके की एनर्जी होती है विच ऑलवेज इज इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसमें जो एनर्जी होती है वो है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by a body due to its state of motion is called its kinetic energy. What is the formula? It is half mv square. What is the formula for kinetic energy? This is half mv square. काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। चीजें क्लियर है। और एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाएंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर कैसे आएगी। ठीक है, ओके। अब लेट अस कंसीडर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम कंडीशन कंसीडर करेंगे। तो कंडीशन क्या है? सपोज अ बॉडी ऑफ m is moving with a velocity v. Let us consider there is a body, this is body moving in a direction towards right hand side, having mass m and velocity v. Okay, suppose a body is moved of a mass m is moving in a direction with a velocity v. It is brought to rest by applying a constant opposing force. It is brought to rest. इसे रेस्ट, अगर इसका सेकंड पोजीशन देखते हैं, मूव कर रहा था, इस पोजीशन पे आ गई ये ऑब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आ चुका है। और इस केस में कैसा है? दिस इज इन रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन मतलब इसमें फोर्स लगा हुआ विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन। लेट अस कंसीडर दिस फोर्स इज एफ। अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई हुआ है जो इस ऑब्जेक्ट को रोक रहा है। जैसे कि हम ब्रेक, एक व्हीकल हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक में क्या होता है? व्हीकल रुक जाता है। दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन। ठीक है, ट्रेवल टाइम। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होगा, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे चेंज इन वेलोसिटी होगा, और विद इन सर्टेन टाइम change in velocity in certain time, which will lead to the acceleration. So the force, अगर हम इस force की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, how much force you have applied to stop this object, तो you know that force equals to mass into acceleration. Force equals to क्या होता है? Mass into acceleration. So the kinetic energy in this case, kinetic energy will be force into displacement. कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है? जितना फोर्स आपने अप्लाई किया और जितना डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया। ठीक है, ओके, यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ गया? नो, फिर से और एक चीज समझो, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पे रेस्ट में, सो फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी रेस्ट में, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 एंड लेट अस कंसीडर u इनिशियल वेलोसिटी इज समटाइम समथिंग v, कुछ म्यू मान लेते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस वैल्यू कि इनिशियल वेलोसिटी v है। सो एट दिस केस अब हम अप्लाई करते हैं। हाँ, और एक चीज, यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे डिक्रीज हो रहा है? एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है मतलब रिटार्डेशन होगा। एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। ओके, चीजें क्लियर है? so, यहाँ इस कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। दिस विल बी माइनस ए, एक्सेलरेशन विल बी माइनस ए। चीजें क्लियर है? ओके, अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कुछ मोशन फॉर्मूले। मोशन फॉर्मूले में हम याद आता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इन दिस केस वी नो दैट u v क्या है? v का वैल्यू 0 है, तो दिस विल बी 0, सो द रिमेनिंग क्वांटिटी विल बी 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो तो s विल बी क्या होगा? s क्या होगा? माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, u स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन डाल देते हैं। ठीक है, फिर से आप शायद से कंफ्यूज हो गए, मैं फिर से समझाता हूँ इस चीज को। ठीक है, क्या हो रहा है? अब यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू देखिए, 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस a इंटू एस। माइनस की रिटार्डेशन नेगेटिव साइन, तो वैल्यू हो जाएगा 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ऑफ 2as
माइनस और 2as को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हो जाएगा प्लस 2as इक्वल टू यू स्क्वायर। अब s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a एंड वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, व्हाट u इज इक्वल टू v। तो s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2a इक्वेशन आ गया। तो नाउ वी कैन पुट दिस इन इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी फोर्स इक्वल्स टू displacement. So kinetic energy, let me change the color for this. So now kinetic energy, force is mass into acceleration into displacement is v square upon 2a. A and a will be cancelled out, so this will be half m v square. So we have derived the formula that is half mv square. Now the formula is ready, that is half mv square, which we have seen over here. चीजें क्लियर है कैसे आया? ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे चीज याद रखने, ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन, यहाँ पे मोशन फॉर्मूला यूज किया है कि बॉडी मूव कर रहा है, तो ये मोशन फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। मोशन फॉर्मूले से हमने एस का वैल्यू निकाल लिया और इस इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन ए में पुट कर दिया, तो आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज हाउ वी डिराइव द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। ओके, चीजें क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम? सो लेट अस डिस्कस मोमेंटम। Momentum is denoted by small p. Formula for this is small p equals to mass into velocity. Mass into velocity. Momentum is mass into velocity. Now we have to see the relation between, what is the relation between kinetic energy and momentum? That is kinetic energy Ke and momentum, that is small p. What is the relation between this? So let us derive. Okay. Now first, momentum equals to mass into velocity. So I can write this velocity equals to momentum upon m. So first equation. And what is kinetic energy? Kinetic energy equals to half m v square. This is the second equation. So putting value of v in equation number 2. So we will get kinetic energy equals to half m, v के रिप्लेस कर देंगे m p अपॉन m का होल स्क्वायर, p अपॉन m का होल स्क्वायर आया ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, इन विच 1m विल बी कैंसल आउट, तो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ p square upon m. चीजें क्लियर है? So this is a formula. If I want to write this formula in a better way, it can be kinetic energy equals to p square upon 2m. Or this is the kinetic energy formula in terms of momentum. या फिर आपके momentum के terms में लिखना है तो momentum square equals to 2 into kinetic energy into m, for which kinetic energy will be under root 2 times of kinetic energy into m. So this is formula for kinetic energy and momentum. क्लियर है? यहाँ तक बहुत आसान है, सिंपल। यहाँ पे हमने क्या किया, बस v का वैल्यू फाइंड कर दिया बाय यूजिंग मोमेंटम फॉर्मूला, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया है काइनेटिक एनर्जी में, बस फिर रिमेनिंग का आंसर बन गया। समझ में आ गई चीजें? नेक्स्ट पार्ट पे आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर से क्या आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट पे आता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, चलिए समझते हैं। ठीक है, इसे मार्क कर देते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन। इंपॉर्टेंट प्रीवियस वाला भी इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस में पूछा जाते तो क्वेश्चन बनते हैं। जिससे डायरेक्ट जितने भी हम डेरिवेशन करें आज, न्यूमेरिकल करें, सभी एग्जाम में आए, सभी एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट आते हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम पर सबसे पहले तो पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था क्या। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इन द सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मींस क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट द वर्क डन ऑन अ मूविंग फोर्स, work done by a force, let us consider this is an object, work done by the force is applied like type of V, F force is applied, work done by this force on the moving object in the same direction is equal to the increase in kinetic energy कह रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम डिराइव करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। So let a body of M be moving with initial velocity u with a constant force F, and it is applied on the body along its direction of motion, so it produces the acceleration A. The velocity of the body changes from u to v is moving direction. यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहे हैं, let us consider there is an object having mass M and the force F is applied on this object, due to which object start moving from initial point to its final point, considering that there are two velocities, this is initial velocity u, final velocity v, due to which there is an acceleration produced in this body along the distance s. चीजें क्लियर है, ओके। अब हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ। अगर हम इसे डिराइव करेंगे तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वी नो दैट। लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसे क्या कर सकते हैं, फोर्स का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम एक फिर से मोशन का फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो फिर से मोशन फॉर्मूला आ जाएगा, मोशन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। s का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो s विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, u स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया, फिर 2a को शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो s का वैल्यू आ गया, s का वैल्यू बन गया, ओके। तो अब w को हम रिप्लेस कर सकते हैं, w इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू पुट कर दे। फोर्स की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू s का वैल्यू क्या आ गया, s इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन कट आउट, तो बचेगा हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, which you can say half mv square क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। सो दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी फॉर फाइनल पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी फॉर इनिशियल पोजीशन। सो वर्क डन थ्योरम यहाँ पे ये बताता है। सो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज वर्क डन इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। चीजें क्लियर है, हाउ वर्क डन इज रिलेटेड विद द इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर दिस, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कर दिया, बस मोशन का फॉर्मूला यूज कर लिया, यहां से हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ सिंपल कैलकुलेशन कर दिया, तो आपका आंसर रेडी। चीजें क्लियर है यहां तक, ओके। बहुत आसान है, सिंपल डेरिवेशन है, मल्टीपल टाइम्स देखिए तो आपसे बन जाएगा, सीधा सीधा बन जाएगा, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल इसमें आते हैं। क्या कह रहे हैं, अ बॉडी
ऑफ मास, बॉडी ऑफ मास 5 kg गिवन टू फाइंड बनाते हैं। गिवन क्या होगा, मास इज गिवन एज 5 kg, हाइट इज गिवन 5 मीटर टू 10 मीटर, हाइट चेंज हो रहा है। फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान दें, ठीक है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करना है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन, इंक्रीज इन पोटेंशियल जैसे आपने देखा प्रीवियस डेरिवेशन में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने डेरिवेशन देखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में, सॉरी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ था, यहाँ पे देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, इसी को कहते हैं चेंज। चेंज मतलब क्या होता है, देयर शुड बी सब्सट्रैक्शन। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल को ही चेंज कहते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज या डिक्रीज में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे चेंज का जब बात होता है तो हमेशा यहाँ पे याद रखो, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस विल बी प्योर क्वांटिटी, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या पूछा है, यहाँ पे हमसे पूछा गया चेंज इन पोटेंशियल, पर इस केस में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, तो वही अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, चेंज in potential energy will be equals to potential energy 2 minus potential energy 1. Potential energy 2 can be written as mgh2 minus mgh1, in which mg will be common, so this will be h2 minus h1. m is 5 kg, g आपको गिवन नहीं है तो आप यूज करोगे, यहाँ पे g गिवन है, सॉरी इट इज नॉट रिटन ओवर देयर, g is given as 10 meter per second square, so g will be 10 and height will be 10 minus 5. So this will be 5 into 10 into 5. This will be 50 into 5. 50 into 5. This will be 250. Energy है तो जूल. Change in energy will be 250 joule. Simple calculation. Change in energy में क्या किया हमने? Change in energy में हमने सीधा सीधा जैसे मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट कर दिया. Change in energy में इंपॉर्टेंट क्या, सब्सट्रैक्शन, बस और कुछ नहीं है. ध्यान देना है, चेंज इन एनर्जी में सब्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सब्सट्रैक्शन, चेंज इन एनर्जी ध्यान दीजिए, हम 10 बार कह रहे हैं. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर कहा है तो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दीजिए, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दीजिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1. दोनों का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 का स्क्वायर. ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का चेंज, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, सब्सट्रैक्शन. चीजें क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. क्वेश्चन पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यूनिट्स पे ध्यान देना. क्या कह रहे, 500 लीटर ऑफ वाटर इज रेज्ड फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ हाउस एट अ हाइट 4 मीटर टू द थर्ड फ्लोर एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर. मतलब कुछ इस तरीके से, किसी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. क्या कह रहे, 500 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे 500 लीटर्स ऑफ वाटर रखा हुआ था. अब इसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया है फोर्थ फ्लोर पे, कि यहाँ पे 500 लीटर्स ऑफ वाटर शिफ्ट कर दिया है. ठीक है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर, ये हाइट गिवन थी 4 मीटर, एंड दिस कंप्लीट हाइट इज गिवन एज 12 मीटर. ओके, स्टेट वेदर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर विल डिक्रीज और इंक्रीज. और बताइए, डेंसिटी गिवन है. अभी आप ही बताइए, अगर वाटर को हम हाइट पे चेंज करें, इसका हाइट इंक्रीज करें, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी कितने से इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज कैसा होगा, फिर से इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है. सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, है ना, दैट इज mgh2 माइनस mgh1. मास कितने गिवन है, मास इज गिवन है, ओके, यहाँ पे मास देखिए, यहाँ पे लीटर में गिवन है. ठीक है, मास यहाँ पे लीटर में गिवन है. अब यहाँ पे एक यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा. ध्यान दीजिए, मास क्या होता है,
मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है। अच्छा, इसको इस तरीके से नहीं पढ़ते, हमें तो मास गिवन ही नहीं है तो मास को हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी गिवन है वाटर की, 1 kg, 1 kg लीटर। वॉल्यूम कितने गिवन है, दिस इज 500 लीटर। तो मास कितना हो गया 500 kg। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे, m इंटू जी H2 माइनस H1। m कितना है 500, g इज गिवन 10 न्यूटन, 10, H2 कितना है 12 और H1 है 4। दिस विल बी 5000 इंटू 4 माइनस ये हो जाएगा 8 0, ठीक है। 5 8 40, 1 2 3, एनर्जी विल बी जूल। सो इंक्रीज इन एनर्जी विल बी 40,000 जूल। क्लियर बच्चों, 40,000 जूल कैसे आया, 40,000 जूल की एनर्जी समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है, बहुत बेसिक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ ये सारी न्यूमेरिकल्स और सभी तरीके के आज के जो कंसेप्ट है हमें आपको, जो हमने डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स पढ़े, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।